अस्सलाम वालेकुम जी। नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लोग ये बात कहते हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द फूड ही ईट्स और शी ईट्स। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, हम क्या खाना खाते हैं और उसका असर हमारी ज़िंदगी पर कैसा होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें पहले ज़िंदगी के 40 साल तो समझ ही नहीं आती कि खाना क्या है। हमें ये लगता है कि जो भी आ रहे, हमारे अम्मा अब्बा या दादा दादी ये बात कहते थे, और जी खुराक का खाओ तो ज़िंदगी बुढ़ापा भी बड़े आराम से गुजर जाता है। और हमारे साथ भी यही था कि जी आ रहे हैं, वो निहारियाँ हैं, पावे हैं, हर चीज़ खाते चले गए ज़िंदगी में। और ये समझ नहीं आई कि हाँ, सब चीज़ें खानी ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ उनको हज़म करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो हज़म सिर्फ हाजमूला से नहीं होता या ग्रीन टी से नहीं होता है, वो एक फ़िटनेस का काम है कि जी आपने कुछ खेल कूद करनी है और खेल कूद से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी आज की मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में खाना क्या है। मुझे कुछ अरसा पहले दिल का आर्जा हुआ और दिल के आर्जे में जो डॉक्टर साहिबा ने उस वक्त ये बात की और उन्होंने ये कहा कि जितना कुछ आप अपनी ज़िंदगी में खाना चाहते थे आपने खा लिया है, अब आपको अपने मुंह को ब्रेक लगानी पड़ेगी। सो मैं अपने मेहमान से पूछता हूँ जी, अभी माशाल्लाह फूड एंड न्यूट्रिशन में बीएस कर रही हैं, और इनके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि इनको लगता है कि इनकी जो रेसिपीज़ हैं या जो ये मशवरा देंगी वो बहुत कमाल होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि न्यूट्रिशन को देख रहे हैं। एंड शी हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी टू बी द क्वीन ऑफ दिस इंडस्ट्री। मेरी आज की मेहमान हैं आयशा सदीका। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ इज़ गोइंग गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, तो मैंने भी इतनी बड़ी तमहीद बांधी है कि खाना ऐसा होता है, ये होता है। अब आप गुजरांवाला के लोगों को देखें या लाहौर के लोगों को देखें या दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो लोग खापे खाने वाली कौम है। तो और हम पाकिस्तान में तो हर जगह पे यही कहते हैं, किधर जा रहे हो, उन्होंने कहा जी रोटी खान, किधरों आ रहे हो, उन्होंने कहा जी रोटी खा के। तो हमारे लिए हर चीज़ रोटी है। तो उस रोटी को कितना लिया जाए और किस एज ग्रुप के अंदर कितनी कितनी रोटी खानी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आपने सवाल किया ये सबसे पहले तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था कि हमें कितना खाना चाहिए। और लेकिन मैं हमेशा, जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमें कितना खाना चाहिए और किस किस टाइम खाना चाहिए, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप ये सवाल पूछने की बजाय कि हमें कितना खाना चाहिए, ये अगर जानने कि हमें क्यों खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता देखो, है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्यों खाने का तो पता होता है। क्यों खाने का ये है कि मौसम अच्छा हो गया, पकौड़े खाने ने, कहते हैं कि बारिश हो गई है तो कुछ और चीज़ ले आओ, समोसे ले आओ, दही बल्ले ले आओ, ऐसा। ये तो हमें सब चीज़ पता है क्यों खा, हमें अपने खाने का वाय पता है, हमने क्या खाना है वो नहीं पता। देखिए वाई को भी ना मैं 3 कैटेगरीज़ में Please. डिस्ट्रीब्यूट करती होती हूँ कि एक कैटेगरी ये है कि हम इसलिए खा रहे हैं कि हम हेल्दी रहें। तो जी हम हमेशा उन फूड्स को चूज़ करते हैं जो हेल्दी फूड है हमारे लिए। या फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि हम उन फूड को चूज़ करेंगे जो हमारे लिए टेस्ट वाली हैं, तो हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है। और फिर हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि जी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है, हेल्दी है कि नहीं है। और तीसरी कैटेगरी यही है कि हम हेल्दी भी नहीं हैं, हम चूज़ी भी नहीं हो रहे हैं और टेस्ट के बारे में भी। और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं वो हम पेट भरने के लिए कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो अब जब हमें ये पता है कि हमने हेल्दी रहने के लिए खाना है तो फिर हम हेल्दी फूड को लेंगे। अगर हमें ये पता है कि हम जो है वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो फिर हम टेस्ट वाली चीज़ों को लेंगे। तो इस चीज़ को कैटेगराइज करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम जिस चीज़ को ले रहे हैं उसको किस तरीके से पोर्शन साइज में लेके जाना है। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम लोग कहते हैं आप सब्जियां खाएं, ग्रीन्स खाने चाहिए ज़्यादा, कि जी फिल देयर स्टमक विद ग्रास, वो वाला डॉक्टर्स नॉर्मली ये बात करते हैं। लेकिन टीनेजर्स जो आजकल के बच्चे हैं, ये मैगी नूडल खाने वाले, ये नूडलों से बड़े होते होते बच्चे, इनके लिए गोश्त की क्या अहमियत है वो उनको समझानी चाहिए थोड़ी सी। अहमियत मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ अवेयरनेस दे देना, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी अवेयरनेस जो है वो नहीं है, ठीक। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस भी इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उसके पास अवेयरनेस है। ठीक। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अवेयरनेस के अलावा हम प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव करें। जब एक इंसान है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि जब एक इंसान की उम्र है वो 100 साल की है, ठीक है, और उसने 100 साल की ज़िंदगी गुजार के ही मरना है, लेकिन वही 100 साल का बंदा
80 साल की उम्र में जब वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को उस हर अनहेल्दी फूड की तरफ लेके गया था, हर उस टेस्ट वाली फूड की तरफ लेके गया था, हेल्दी फूड की तरफ लेके नहीं गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि वो जो बाकी के 20 साल उसके गुजरेंगे ना, वो ज़लालत में गुजरेंगे। ठीक है, और सिर्फ उसके नहीं गुजरेंगे, उसकी फैमिली के भी गुजरेंगे। ठीक फिर वो चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो। तो इस तरीके से अब उसको प्रैक्टिकल कराने की ज़रूरत है कि आप जो है वो जो चीज़ इनटेक कर रहे हैं वो किस तरीके से है, और क्यों हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को इनटेक करें। ठीक। आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ये फास्ट फूड हैं, ये जो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह हैं, ये गुनाह पे लज्जत वाला काम। नहीं यानी ठीक है या इनके साथ कुछ और कोई और चीज़ है, उन्होंने कहा जी तुसी खाना तुसी मारते जाना ही है, कोई गल नहीं खा लेने। नहीं, डाइटिशियन का जो है ना वो काम ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही साइड पे कर देना हर चीज़ को। हर चीज़ कंज्यूम करें, लेकिन पोर्शन साइज के साथ। अच्छा चले, इस तरह ऐसे करते हैं आयशा, पहले 10 साल में बच्चों को क्या खाना ज़रूरी होता है? कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको क्या लेना ज़रूरी होता है और वो किस तरह के खाने में मिलती हैं? अच्छा, अब ना जब भी एक माहिर ग़िज़ाइयत है, वो ग़िज़ा है, वो कोई भी है, कोई भी डाइटिशियन है, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट है, उसको ये सबसे बड़ा सोसाइटी में उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो किसी शादी पे जा रही है, वो किसी दावत पे जा रही है, वो किसी सफ़र पे है, अगर वो गलती से ही बता दे कि जी मैं माहिर ग़िज़ा हूँ, तो फिर उसको इस सवाल की जो है वो भरमार उस पे आती है कि जी हमें क्या खाना चाहिए, हमें कितना खाना चाहिए, हमें जो है वो हमारे जिस्म के लिए। और आप बिलीव करो कि वो उनकी बात मानते नहीं है, उन्होंने सिर्फ डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि सफ़र लंबा होता है या शादी के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छा बताएं, या कभी कभी ना वो डॉक्टरों को छेड़ने के लिए भी ये कर रहे होते हैं, अच्छा ये इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, लेकिन खाना उन्होंने वही है जो वो एग्जैक्टली ये चीज़ है कि वो उल्टा हमें बताने लग जाते हैं कि हमें ये खाना चाहिए। देखिए, इसकी एक प्रॉपर स्टडी है, हमने जो फूड रिकमेंड करना होता है उसको हमने उसको फूड को बैलेंस करना होता है, उसकी कैलोरीज को बताना चले। होता है। अच्छा अभी आया, हम फर्स्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं, तो पहले 10 साल में बच्चों को क्या खाना चाहिए? पहले तो 10 साल में बच्चों को जो है वो हम कार्ब्स दें, हम उनको शुगर्स भी दें, क्योंकि ये उनकी वो डेवलपमेंट की एज है जहाँ पर उसको ज़रूरत है इस चीज़ की। आप उनको हर चीज़ दें, लेकिन हाँ वो जो बच्चों में इन्फेंट आ जाते हैं ना, उसको पहले 6 महीने कुछ नहीं देना। हाँ वो तो वो एक्सक्लूसिव जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग देना। वो ब्रेस्ट फीडिंग के वो अम्मा का दूध ही है जो कि वो पीते जाएंगे, और उसी के 11 से 20 साल 11 से 20 साल जो है वो एक ऐसी ग्रोइंग एज भी होती है, लेकिन प्यूबर्टी की एज भी होती है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने शुगर को जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है कि हम उस शुगर कंटेंट की तरफ इतना ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि वो फिर ओवरवेट और इस चीज़ की तरफ लेके जा रही होती है, ओबेसिटी की तरफ। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या जिनकी क्रेविंग मीठे की बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हथौला रखें 11 से 20 साल में। और ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने टीन एज में हैं और वो कहते हैं हमें क्या होना है, हम खेल भी रहे हैं, हमारा पेट तो बिल्कुल साथ लगा हुआ है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई बिलीव के फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो 11 से 20 हो गया जी। 21 से 30 में क्या होता है? अच्छा, 21 से 30 जो है वो हमारी वो उम्र होती है जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल एक जवानी के पीक पे एक इंसान पहुंचा हुआ है। तो इस एज पे जिस चीज़ की कंजप्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि आप एक तो अपनी फूड को उस तरीके से हेल्दी रखें, यानी आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं ना उसमें हर चीज़ हो। आपका जो एक प्लेट है ना, उस प्लेट के अंदर जी आपके कार्ब्स भी होने चाहिए, आपके प्रोटीन भी होने चाहिए, फैट, हर चीज़ जो है उसके अंदर वो जो 5 फूड ग्रुप्स है वो उसमें होने चाहिए। आपकी प्लेट जो है वो कलरफुल होनी चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है। और ये जब आते हैं जी हम उन लोगों की तरफ जो इनकी अब नौकरी हो चुकी है, ब्याह भी हो चुके हैं, पेट भी निकल चुका है, और वो 31 से लेकर 40 साल तक की उम्र के सारे लोग हैं, जो कि मैं तो लड़के ही कहूँगा, लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए क्या करना है, वो किस तरह का खाना खाना चाहिए? अच्छा, बेसिकली ना अभी जो मेरा प्रोजेक्ट जिस पे मैं अपने प्रोग्राम पे काम कर रही हूँ ना, तो मैंने रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। तो मेरी जो रिसर्च होती है वो इस तरीके से नहीं है कि आप कोई थीसिस लिख रहे हैं और आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मूव किया। ठीक है। तो मैंने होम टू होम जो है वो मैंने मूव किया, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल्स कराए लोगों को, जिसमें होम टू होम में जो चीज़ देखी गई ना, अब यहाँ पर होम टू होम की बात करते हैं और एक ओपन मार्केट की बात करते हैं। तो जो होम टू होम था उसमें ये चीज़ देखी गई कि जो घरेलू ख़वातीन है, या चले वो भी ख़वातीन जो काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो उनमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई वो ये थी कि उन्होंने अपने काम को अपने सर पे इतना सवार करके रखा हुआ था कि वो अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस ही नहीं। अच्छा ऐशा, एक और चीज़ भी आती है, ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं उन्होंने सर पे सवार तो किया होता है, लेकिन खाना शाना बना रही होती हैं, तो कोई बोटी टेस्ट कर ली, तो टेस्ट करते करते कोई अत पाव गोश्त खा लिया,
कर दिया और उसके कहते हैं अल्लाह कुछ भी नहीं खाया जब से आए उस वक्त से बैठे। जो काम में खाना होता है वो ख़वातीन को काम में वो खाना लगता नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो काम में खाना खा रहे होते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप डाइटिंग पे जा रहे हैं या जिस चीज़ पे भी जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ की जा रही होती है कि आपका जो पहला खाना है ना और आपका जो दूसरा खाना है उसके अंदर उनके दरमियान जो है वो 6 घंटे का ऑलमोस्ट जो है वो गैप होना चाहिए। जो आपने पहले प्रोटीन इंटेक की है उस प्रोटीन को प्रॉपर वर्क करने के लिए वो 6 घंटे चाहिए। अच्छा, ये वाले 6 घंटे भी अब ये डिफर करते हैं लोगों से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यंग होगा तो उसके लिए वो हजम करना चीज़ें डिफरेंट हैं। अब हमारी जैसी उम्र के लोग होंगे तो वो एक ही खा के तो वो कहेंगे लोग जी अगले दिन नहीं जाके कोई ना कोई मॉल पहना जे कि हमारी ज़िंदगी से ये निकलेगा बाहर तो कैसे होगा। तो ये उन्हीं के चीज़ों के साथ चल सकता है। तो 31 to 40 वाला जो एज ग्रुप है, अब उस एज ग्रुप में जो हम देखते हैं बहुत से हमारे जो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ हैं उनके साथ होता ये है कि मिड लाइफ क्राइसिस में चले जाते हैं। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ऑफिस की टेंशन, फाइनेंसिस की टेंशन। तो उन टेंशन्स में उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए और कितने टाइम खाना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आप दोनों का सवाल का जवाब मुझे दे दीजिएगा। रात को कितने बजे के बाद खाना नहीं खाना, जी ये प्लीज बता। अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जो मिड एज के लोग होते हैं, जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, 31 to 31 तो आपको टीनेजर ही समझते तो जी, तो उनके साथ ये मामला होता है कि हाँ जी, तो वो टीन के डब्बों की तरह होते, पीपे ही होते बजे ही जाते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, सॉरी। तो उनके साथ मामला ये होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है उनकी डाइट भी लैक कर रही होती है। तो उसके लिए हमने जो है जो जॉब करने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो ऑफिस बेस्ड जॉब करने वाले मर्द हजरात होते हैं और उनका कोई इस तरह का एक्टिविटी नहीं होती कि उन्होंने उठना बैठना है, जिसकी वजह से वो फिर बहुत डिज़ॉर्डर्स को भी फेस करते हैं। जो उनकी स्पाइन है उनका इफ़ेक्ट होता है, सेक्सुअल डिज़ॉर्डर्स उनको फेस करना पड़ते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो इनके लिए हमने ऐसी डाइट डिज़ाइन की है, और वो डाइट मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि आप बेटी से दोबारा एक और टाइम लेंगे और वो फिर मेरा ख्याल है वो दूसरे वाले पॉडकास्ट में आप बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उनके लिए आपने डाइट डिज़ाइन की है क्योंकि वो वेरी कर रही होती है कि आपकी क्या एज, हाइट, वो हर चीज़ के अकॉर्डिंग सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसमें ऐड हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग है। अब उसमें ये होता है कि उनको अपनी डाइट के लिए जो हमने डाइट डिज़ाइन की है वो अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, जो हमने उनके लिए पैटर्न को डिज़ाइन किया। और इसके साथ यह है कि उनको कोई घंटा या कोई आधा घंटा नहीं है कि उनको एक्सरसाइज करनी है। ऐसी हमने स्पेशल एक्सरसाइजेज रखी जो सुबह के टाइम 5 मिनट जो है और शाम के टाइम 5 मिनट करनी है। मूड भी अच्छा होगा क्योंकि ऑफिस बेस्ड जो मोस्टली मर्द हजरात काम कर रहे होते हैं। तो कितनी देर में के बाद खाना नहीं खाना? अच्छा, ये क्योंकि माशाल्लाह ये फूड पार्टा के आने से या बाकी चीज़ों के आने से होता क्या है, अम्मा अब्बा तो सो जाते थे लेकिन बच्चे कहते हैं कि जी हाँ पिज़्ज़ा आ गया, आपने पेन नहीं बचानी, पिज़्ज़ा जो है वो सिर्फ सड़क के नीचे से मुझे भेजना है, तो वो हम ले लेते हैं। फ़ोन के ऊपर आपको पैसे भी दे दिए, चीज़ें भी बना दी। तो इसका क्या किया जाए कि रात को जो 2 बजे 12 बजे की क्रेविंग है उसको कैसे रोका? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो क्रेविंग है ये जो टीनेजर्स होते हैं जो 21 वाली एज में आ रहे होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा हो रही होती है। इसमें ये है कि डिपेंड करता है कि आप रात को कितने लेट से सो रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हो सकता है उनको कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो, तो इस चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई जो है एनोरेक्सिया या कोई बिलियरियमिया किस तरीके से कोई जो है वो डिसऑर्डर ना हो। ठीक है, अगर उनको ये सब कुछ भी नहीं है तो फिर उनके लिए जो एक टाइम है जो उनको खाने के लिए रखना चाहिए वो ये है कि जिस तरह सन जो है वो सनसेट हो रहा होता है, सनसेट के साथ साथ खाना नहीं खाना चाहिए। सनसेट के साथ खाना नहीं खाना, उसके यानी उससे पहले आप खा लें। हाँ, उसके बाद जितना लेट होता जाएगा उतना वो डाइजेशन का प्रोसेस, जिस तरह सूरज गुरूब होता है तो वो ज़रा बैठ रहा होता है, उस तरीके से जो है इंसान की बॉडी भी वर्क करना रिलैक्सेशन मोड में जा रही है। इससे रिलेटेड एक और सवाल है आयशा कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा एक टाइम आ गया है और लोग ये कहते हैं, कुछ स्टडीज़ भी ऐसी हुई कि आपको अपने 365 दिनों में कोई 30 दिन आपको रोज़े रखने चाहिए, आपको फास्टिंग करनी चाहिए। तो इसके लिहाज से हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो ज़्यादातर ये बात करते हैं कि हमने 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग है या 16 घंटे है या 20 घंटे। तो डू यू थिंक दैट्स राइट? बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो पहले ही एक प्रोसीजर जो है जिस तरीके से रमज़ान का है कि वो 30 डेज़ का रख लिया
कि उसमें जो है वो आपने ठीक। सुबह से लेके आपने 16 घंटे ऑलमोस्ट जो होते हैं कि आपने नहीं खाना। लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे होती है वो यही होती है कि आपने जो है वो 16 घंटे नहीं खाना, उसमें आप जो है वो लो कैलोरिक या ज़ीरो कैलोरिक डाइट ले सकते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी आ जाती है, ग्रीन टी आ जाती है। तो इस तरह आप कंजप्शन कर सकते हैं। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है 2 दिन जो है वो हफ्ते में करें तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हर हफ्ते में भी 2 दिन, जिस तरह इस्लाम ने भी ये प्रोसीजर रखा है कि आप जो है वो मंडे पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा जाता है, तो इसी तरह ये भी हाँ। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें कि आप 10 घंटे या 12 घंटे के बाद खाना खा लें, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका नाश्ता, अगर आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया है, तो आप सुबह 10 बजे मेरा ख्याल है कि अगर आप नाश्ता कर लें तो थिंग्स वुड गेट। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि हर इंसान की रूटीन के अकॉर्डिंग। जिस तरह मेरी नाइट की अगर क्लासेस होती हैं तो फिर मुझे रात को खाने के बाद सुबह 6 बजे मुझे खाना चाहिए, नाश्ता मुझे चाहिए सुबह। तो वो हर इंसान की अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग है कि वो कौन से ऐसे घंटे चूज़ करता है जिसमें जो है वो। अच्छा बेटा, एक और चीज़ भी आपने बताई, आपने कहा कि 6 घंटे का एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए एक मील से दूसरे मील के दरमियान। अच्छा, अब बहुत से डॉक्टर्स ये वाली बात करते हैं कि आपको कम टाइम के अंदर छोटे छोटे मील्स खा लेने चाहिए। व्हाट इज़ दैट साइंस? अच्छा, ये जो है ना, अब कुछ डाइटिशियंस इस पे यही मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ये हैं कि आप इसको कर लें। इट्स अ गुड थिंग कि आपकी जो आप जब कंज्यूम करते हैं तो आपकी ऐसा होता है कि आपका जो इंसुलिन लेवल बहुत राइज़ हो रहा होता है, वो इतना राइज़ नहीं होता। चलो, तो आपको एकदम से इतनी भूख नहीं लगती कि आप ओवर ईटिंग कर जाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से है कि अगर तो एक इंसान 6 घंटे का गैप करता है, उससे ये होता है कि जो उसकी प्रोटीन जो उसने कंज्यूम की है वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली डाइजेस्ट भी कर रही होती है, रीजनरेशन का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और अगर वो नहीं करता एक इंसान, जिस तरह अब हम सुबह नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद 10 बजे जी हमने कोई बिस्किट्स ले लिए और चाय ले ली, तो वो हमने काम ख़राब किया है एक्चुअल में। स्नैक्स में उसमें हमने काम ख़राब किया। तो स्नैक्स जो है वो आप कंज्यूम करें, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। इसलिए जो है हम जितने भी जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें यही चीज़ देखने को मोस्टली मिल रही होती है कि हम क्या खाएं, तो वो हम ऐसे नहीं बता सकते कि हम क्या खाएं। अच्छा, एक और चीज़ होती है हमारी एज में, तो पीपल हु आर देयर इन देयर 50s, उनके साथ एक चीज़ है कि आपने सुबह का नाश्ता किया और जब आप 3-4 बजे के करीब आते हैं और आप खाना नहीं खा रहे होते हैं, कुछ होता है, तो यू टेंड टू बी मोर स्लीपी। और उसके लिए क्या होता है कि वो खाना, वो भूख लग रही होती है या एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्या होता है वो यही होता है कि इंसान की बॉडी का एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि उसको इतने टाइम के बाद उसको खाना चाहिए। ठीक है। तो वो हमें उस टाइम के बाद जब उसको फील हो कि मुझे जो है वो डाउन फील कर रहा हूँ, मैं, मेरा बीपी कहीं लो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ जो है उसको कंज्यूम करना बेहतर है। इवन खाना, अब ना मसला यहाँ पर ये होता है कि हम जो खाना खा रहे होते हैं ना, हम कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, इवन हम लंच कर रहे हैं तो हम लंच प्रॉपरली नहीं करते। अब जो लंच करें एटलीस्ट वो प्रॉपर करेंगे ना, तो उसके बाद हमें वो स्नैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बाद में क्रेविंग्स नहीं होंगी। ठीक। लोग कहते हैं कि आपको नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद दोपहर का खाना जो है वो भी ठीक खाना चाहिए, लेकिन रात का खाना अगर आप छोड़ भी दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात का खाना छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा सा खा लें, आप 2-3 खजूरें खा लें, ये बहुत ज़रूरी है, छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में डू यू थिंक कि ये डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का कोई फ्यूचर है? व्हाट डू यू थिंक? आपने अब डिग्री कर रही हैं आप, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हाँ ये वाली चीज़ें हैं जो काम चल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि इसकी एक पोजीशन है, डाइटिशियंस का स्कोप भी है। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि डाइटिशियन की मार्केट गलत है। हम अपनी टारगेट मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं। हमारी टारगेट मार्केट जो है वो है 80% जो लोग हैं पब्लिक हेल्थ है, हमने काम करना है पब्लिक हेल्थ पे, लेकिन हम काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाके। ठीक है, एक हद तक आपको रिहेबिलिटेशन के लिए एक पर्सन जो सर्जरी के बाद आया है उसको डाइट रिकमेंड करना ज़रूरी है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन हमारा एक मेन फोकस वो बन चुका है। तो हम जब अपनी मार्केट से हट के, जो हमारी 80% मार्केट है, और हम वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं जो 15% डॉक्टर्स की मार्केट है, तो काम ख़राब है यहाँ पे। अच्छा, डू यू थिंक कि लोग रिलीजियसली अपने जो भी उनको देती हैं डाइट्स वगैरह, वो उसको फॉलो करते हैं या कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं? अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि हमसे जो लोग पूछते हैं कि जी हमें डाइट बता दें, और हमारे इवन रिलेटिव्स भी पूछते हैं,
तो हम उनको चार्ज नहीं करते। जो डाइटिशियंस चार्ज किए बगैर डाइट प्लान देते हैं तो वो वो ऑब्वियसली फॉलो नहीं होता। तो देख लें जी, अब आपको अगर कोई आपके डाइटिशियन जो है जो आपसे पैसे लेके, आपने भी पैसे लेके बेटा चार्ज करवाना है सबको, ताकि ये है कि वो उनको दुख हो कि यार हाँ इनने पैसे दे रहे यार, इतनी गल मान ली है, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ भी हम फ्री में दे रहे होते हैं तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। इवन जो डाइटिशियंस हैं, ये हम अपनी डिग्री के दौरान ही क्या कर रहे होते हैं कि हम फ्री कैंप्स कर रहे होते हैं। फ्री कैंप्स में इवन लिटरली मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि कैंप हो रहा है एक जगह पे, और कैंप के बाद हमने जो उनको लिख के दिया, अब ऑब्वियसली हमने उनको खाना तो दिया नहीं है कि आपने ये पकड़े और आपने ये खाना है, तो हमने जो उनको लिख के दिया है वो जाते हुए वहीं फेंक के जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि क्यों डाइटिशियन की डिग्री जो है ये इसका स्कोप नहीं नज़र आ रहा, या हर बंदा ये क्यों कह रहा है। इवन इस फील्ड के टीचर भी यही कह रहे ओके, अच्छा बेटा, एक और चीज़ है जिसमें हम नॉर्मली बात की जाती है दही की, कि आप लोग कहते हैं कि वो हकीम लुकमान की मैंने बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि जी मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जो सुबह दही खाता है वो मर कैसे जाता है, और एक जो रात को दही खाता है वो जिंदा कैसे रह जाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट एवरी पर्सन हैज़ टू टेक? मोस्ट ऑफ द पीपल से मोरिंगा बहुत है, लहसुन की बात की जाती है, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगर देखें कि वो जड़ी बूटियां हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आपकी सेहत बेहतर होती है, वो 2-4 बता सकती हैं मुफ्त आप प्लीज़? वो अगर बता दे तो बहुत सबसे शुक्रिया। पहले तो आपने जो बात की दही के बारे में, तो दही को मॉर्निंग में इसलिए, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को कह रहे होते हैं कि अब हम किसी को बताएंगे ना कि आपने सुबह दही नहीं खानी, मॉर्निंग में खाली पेट नहीं खानी, तो उसने यही कहना है हमें कि जी क्यों नहीं खानी, खानी चाहिए, ये बहुत है, यानी बहस स्टार्ट हो जाती है। तो दही सुबह ना खाने का जो खाली पेट है, वो इसका निज़ाम ये है कि वो ज़रा एसिडिक होती है, तो वो काम ख़राब कर देती है। हमारा स्टमक एम्प्टी है, वो भी एसिडिक है, तो वो ज़रा ओके, तो इसका इस मतलब वजह है कि से दोपहर के टाइम आप खा सकते बिल्कुल खा हैं सकते और रात को भी खा लें, हाँ। ताकि उसके बाद एसिडिक जितना कुछ सारी रात ही हो रहे हैं होंदे हो, सुबह ठीक हो जाएगा सारा। ये प्रोबायोटिक होता है, तो ये हमारे जो भी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं ना, अब बैक्टीरिया से दूध जो है वो दही में बन रहा है, तो वो एक फर्मेंटेड होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और गट हेल्थ का तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है ना वो ब्रेन के साथ होता है। गट ठीक तो जो है आपका ब्रेन ठीक अच्छे से वर्क कर रहा होता है। ठीक। एक और चीज़ आशा में हम सोच रहे होते हैं हमेशा, और बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स ये बात भी करते हैं कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको मैनेज करना होता है, कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे है। तो इसमें भी मेरे ख्याल है कि किस तरह से बैलेंस रखा जाता है ग़िज़ा को? अच्छा, ग़िज़ा को एक तो ये है कि जो भी डाइटिशियन आपको डाइट रिकमेंड कर रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है। उन औकात में जो उन्होंने टाइम दिया है उस चीज़ को फॉलो करना है। खैर, इसका जो बेनिफिट है आपको इस डाइट के लेने का, उसका ये होता है कि आप अनकॉन्शियसली, यानी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना मैसेज दे दिया होता है कि आपने अपनी हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन रखना है, ठीक है। और जब आपने बैलेंस डाइट का इंटेक किया, तो इससे ये भी होता है कि आप जो है वो इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं कि आपका जो खाने के औकात हैं वो आपको ख़ुद पता चल जाते हैं। तो इससे आप खुद ब खुद जो है वो हेल्दी रह रहे होते हैं, क्योंकि आपको वाई क्लियर है ना कि आपने क्यों खाना है हेल्दी चीज़। इसमें ये चीज़ आती है कि जो मैंने अपनी रिसर्च की, बेसिकली मैंने आपसे शेयर की कि मैंने होम टू होम भी की, ऑफिस मार्केट में भी की, और इसके अलावा जो है अभी करंटली जो मेरे पीछे ही रिसेंटली की है वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे की है। तो वहाँ पे जब मैंने रिसर्च की, खैर उनके डायरेक्टर के साथ मेरी ऑनलाइन ही बातचीत हुई, तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि मेरा ये एक प्रैक्टिकली रिसर्च प्रोग्राम है और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ज़रूर। लेकिन जब मैंने उनको ये बताया कि ये पेड होगा, तो वो थोड़ा सा हेजिटेटेड हुए कि पेड होगा। लेकिन फिर जब मैंने उनके साथ आउटकम्स को शेयर किया कि आपके स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होगा, आपके इंस्टीट्यूट को ये बेनिफिट होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। मैंने उनके साथ इस चीज़ पर डील की कि आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको एक ट्रायल करके देती हूँ, ये रिज़ल्ट्स आपको जो है वो मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उसको बड़े बेहतरीन अंदाज से किया, और इसमें डिफरेंट डोमेन्स भी थी, लेकिन उस पे जो मेरा अपना हेल्थ केयर का था, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी कि हम मोस्टली इसी चीज़ पे रिलाई कर रहे होते हैं कि अवेयरनेस, लेकिन हमने उनको प्रैक्टिकल्स करवाए स्टूडेंट्स। ठीक है। 8th 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनको हमने प्रैक्टिकल्स करवाए, और प्रैक्टिकल्स में उनको बेसिकली 2 फार्मूलाज करवाए, उनके प्रैक्टिकल्स करवाए कि आपका कद के मुताबिक कितना वज़न होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो स्टमक है उसको कितनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फूड की, आपकी बॉडी का फैलाव कितना होना चाहिए। ठीक।
जब एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकली फार्मूलाज के बाद ये पता चल गया है कि मेरा इतना वज़न होना चाहिए, मेरा इतना बॉडी का फैलाव होना चाहिए, जिसको न्यूट्रिशन की ज़ुबान में हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हैं कि मेरा इतना वज़न है, इससे आगे नहीं होना चाहिए, मुझे अपना आइडियल पता चल गया ना। तो अब इसमें ये चीज़ आती है कि जब वो अपने आइडियल जो बॉडी का वेट है उसको हमने ये कहा कि अब ये प्रैक्टिकल सिर्फ आपने नहीं करना, आपने अपनी फैमिली को भी करना है। ठीक, आप जैसे अभी माशाल्लाह डिग्री ले रही हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में, मुझे वो हमेशा टंग ट्विस्टर हो जाता है मेरे लिए, लेकिन आप ये देखें कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी से यू आर टेकिंग योर डिग्री और लास्ट ईयर है, और आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी बीइंग एन एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, आपके आगे प्लान्स क्या हैं? जिस तरह अभी आपने लोगों के साथ आप अपने प्लान्स शेयर कर रही हैं और आप अभी से वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ चली गई हैं, सो नेक्स्ट 4-5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ? इसमें यह है कि मैंने चूँकि हमारा एक जो 4 स्ट्रीम्स होती हैं, ग्लोबल है और स्टार्टअप है और जो है स्केल अप की है, तो उसमें मैंने अपने आप को जो है वो जिस चीज़ पे रखा वो था स्टार्टअप, क्योंकि मेरी क्लास में किसी ने भी इसको चूज़ नहीं किया, बट मैंने उस चीज़ को चूज़ किया बिकॉज मैं अपने माइंडसेट को देखती हूँ कि वो एक बिजनेस माइंड है, वो इस तरीके से वर्क करने वाला है। तो अब इसमें यह है कि मैंने उन चीज़ों पे रिसर्च की है जो लोगों का जिस पे मिसकॉन्सेप्शन है, ताकि उन मिथ्स को क्लियर करके उस चीज़ पे वर्क किया जाए और उसकी मार्केट को कैसे डेवलप करना है, इस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिकल किया। तो कितना क्या बिजनेस करेंगी अपना? जी, अपनी एक जिस तरह कंपनी बनाएंगी, न्यूट्रिशन कंपनी बनेगी? जी, इसका ये है कि मैंने ये डिज़ाइन इसको इस तरीके से डिसाइड किया है कि मैंने इसके लिए प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया, जो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी इंशाल्लाह अब चूँकि मैंने वो स्ट्रीम चूज़ की है, तो मैंने जो है वो स्टार्टअप लिया है, स्टार्टअप स्ट्रीम को चूज़ किया और इंशाल्लाह मैं इसी में आगे बिजनेस करूँगी अपना। ओके, हम आयशा, अगर हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर हमें देख रहे हैं, तो हम उनके लिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपने जो भी फील्ड चूज़ कर लिया, जैसे भी फील्ड चूज़ कर लिया, आप उसको सबसे पहले ऑन करें। जब आप ख़ुद ऑन करें और उसके बाद जो आपका वर्क है, जो आपकी स्टडी है, उसको थ्योरेटिकल से रिसर्च में लेके आएँ और प्रैक्टिकली रिसर्च में लेके आएँ ख़ास तौर पे। थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारी आज की मेहमान थी आयशा सदीक़ा, और आयशा जो हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, और हम इसी दुआ के साथ उनको यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे अपने जो उन्होंने अपने लिए ख्वाब देखा है, और वो पाकिस्तान के लोगों को किस तरीके से स्मार्ट करते हैं और उनके अंदर ये एक थिंकिंग या बिलीफ डालते हैं कि खाना जो है वो उतना ही खाना है जितना आपकी ज़रूरत हो, वरना खाने को थोड़ा सा रोक दें। वो लोगों के साथ यही बात होती है कि ट्रेनर के पास गया, उन्होंने कहा कि जी मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जी आपको ये करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ये क्या, उन्होंने कहा जब खाना देखें तो आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए कि आपने नहीं खाना। लेकिन हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो ये कह रही है खाना ज़रूर खाएं, लेकिन छोटे पोर्शंस के अंदर खाएं, अपने आप को अच्छा और ख़ूबसूरत रखें। पाकिस्तान के अंदर हमें ये लगता है कि लड़कों को कोई मसला नहीं है, लड़कों के सिर्फ पैसे देखे जाते हैं और उनकी वेल्थ देखी जाती है। बेचारी जो लड़कियां हैं उनको भी अच्छे और स्मार्ट लड़के चाहिए होते हैं, ताकि वो उनकी ज़िंदगी के जो उनके लाइफ पार्टनर बने, ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। सो प्लीज़ जितने भी बेटे यहाँ पे देख रहे हैं, जो लड़के यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ अपनी ग़िज़ा ठीक करें, पेट को अंदर होना चाहिए और स्मार्ट होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इंशाअल्लाह तो फिल्टर विद हसीब खान के साथ दोबारा एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।